हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निश क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वाले टॉपिक तक कर लिया था। कितने टाइप्स की रिएक्शंस थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमने इन 4 टाइप्स के बारे में कर लिया था। और आज हम इसके नेक्स्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिस केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो और या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सो एग्जाम्पल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर में हमने क्या किया, साफ क्लियर है हमारा यहाँ पर कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। इन दोनों को हमने हीट किया तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा। जो ये कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, ये तो सभी को पता है। और कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन करने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है कॉपर की, उसके बाद जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑक्सीडेशन में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर था लॉस ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन का रिडक्शन। सो ये होती है रिडक्शन। रिडक्शन की एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड, हमने इसका ही रिवर्स ले लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया। कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दी। और अगर हीट करेंगे तो हमारे पास कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग बन जाएगा। मतलब कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन थी उसका लॉस हो गया ना। अब देखो दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रही है और ऑक्सीजन का लॉस भी हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एग्जाम्पल होगी रिडक्शन की, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है और हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए हैं। उसके बाद आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन नाम से क्लियर है हमारे पास, रिडॉक्स जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी, दोनों नाम से मिलकर बना है रिडॉक्स। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों के नाम से मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी। सो केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही हो रही हैं दोनों रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि एक पहले हो रही है दूसरी बाद में, दोनों रिएक्शंस एक साथ साइमल्टेनियसली हो रही हैं। उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। और जो ये एग्जांपल ली थी ये रिडक्शन की भी है और रिडॉक्स की भी है। अब देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का देखो, कॉपर में से ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूव होगी, ऑक्सीजन रिमूव हो गई कॉपर में से, तो कॉपर पर तो हो रही है रिडक्शन। बट हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो हाइड्रोजन पर हो रही है ऑक्सीडेशन। अगर हम इस तरीके से देखें तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन। इस पर तो रिडक्शन हो रही है। और अगर हम हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया, इस साइड जाकर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो हाइड्रोजन पर हो रही है ऑक्सीडेशन। सो ये एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन की। सो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस, मतलब खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं, खुद में से तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, बट दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। खुद में से जो ऑक्सीजन रिमूव होती है वो ऑक्सीजन को दूसरे सब्सटेंस के साथ ऐड कर देते हैं। तो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दिया, दूसरे सब्सटेंस में तो ऑक्सीजन ऐड कर दी, खुद में से ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, खुद रिड्यूस हो गए। सो वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऑपोजिट होते हैं, जो दूसरों को तो रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। मतलब खुद में तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है और दूसरे में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। एग्जाम्पल देखो, जिंक ऑक्साइड ले लिया प्लस कार्बन। अब देखो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन रिमूव हो गई, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन रिमूव हो गई और ओनली जिंक बन गया। कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया।
अब देखो जिंक तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, खुद रिड्यूस हो रहा है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि खुद में तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है और जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन नाम से क्लियर है, जो रिडॉक्स ना हो। और रिडॉक्स क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। तो नॉन रिडॉक्स में नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, रिएक्शन इन विच नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक प्लेस। ऐसी रिएक्शन जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो ना ही रिडक्शन हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। आगे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, टू टाइप्स की और रिएक्शंस होती हैं। इसमें क्या होता है, एक में तो होती है हीट बाहर निकलती है, जहाँ कोई एनर्जी हीट की फॉर्म में निकले या एनर्जी की कोई भी एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकले एनर्जी। ठीक है, दूसरी एक होती है जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, जहाँ तो हीट करना पड़ता है। ठीक है, जहाँ फिर कोई ना कोई किसी ना किसी सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट, मतलब कि जिसमें एनर्जी है जो वो बाहर निकलती है। ठीक है, एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का बर्न होना एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का, क्योंकि जब वो बर्न होती है तो उसमें से एनर्जी हीट एनर्जी बाहर निकलती है। सो रिएक्शन क्या है, CH4 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होती है, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी बाहर निकलती है हीट एनर्जी की फॉर्म में। रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन तो एक कॉमन प्रोसेस है, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, और बर्न होकर क्या क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और एनर्जी बाहर निकलती है। तो जो रेस्पिरेशन है वो भी एक प्रोसेस है एक्सोथर्मिक का, बस सिंपल है, जिसमें एनर्जी बाहर निकले, हीट एनर्जी बाहर निकले, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक की एक एग्जांपल और है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो वेजिटेबल मटेरियल होता है, हम कंपोस्ट बनाते हैं उसको, उसका डिकम्पोजिशन होना, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होना, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको हम बाहर से पहले एनर्जी देते हैं, फिर वो रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को पहले हीट करना पड़ेगा, ये हीट का सिंबल होता है। ठीक है, जो ये ट्रायंगल बनी होती है ये हीट का सिंबल होता है, मतलब कि हमने इसको पहले हीट एनर्जी दी, बॉयल किया या हीट दी, जैसे भी किया, तो उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हुई, और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसकी दूसरी एग्जांपल है 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, सनलाइट भी तो एक हीट एनर्जी ही है, उसकी प्रेजेंस में रखा, सिल्वर अलग बन गया और क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। तो ये दोनों प्रोसेस जो एग्जाम्पल दी हैं ये दोनों एंडोथर्मिक है, जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अगर जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल होगी उसमें जा तो हीट ये सिंबल बना होगा, या सनलाइट या लाइट एनर्जी इस तरीके से दिया गया होगा। ठीक है, तो उससे ही क्लियर हो जाएगा कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी नाम से ही क्लियर है कि जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बने। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट्स ऐसी चीज होती है, मतलब सॉलिड पाउडर फॉर्म में ही होते हैं, जो सॉल्यूशन में घुलते नहीं, इनसोल्यूबल होते हैं ये। ठीक है, ये नीचे बैठ जाते हैं, जैसे नमक है, नमक तो पानी में या किसी भी चीज में घुल जाता है। ठीक है, पर जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं किसी भी चीज के, वो घुलते नहीं है, इसीलिए उसको प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल साल्ट्स, इनसोल्यूबल मतलब कि जो घुलता नहीं है, ऐसा साल्ट जो घुलता नहीं है, आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल साल्ट बनते हैं उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो ये साल्ट होते हैं इनसोल्यूबल साल्ट, वो टेस्ट ट्यूब या बीकर जिसमें भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये एग्जांपल मैंने कल भी करवाई थी, प्लस बेरियम क्लोराइड
गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड तो जो नमक होता है हम घर पर यूज करते हैं वो है, ये तो क्या होता है कि सोल्यूबल है, सोल्यूशन में घुल जाता है। बट जो बेरियम सल्फेट है ये सोल्यूशन में नहीं घुलता, ये इनसोल्यूबल है। अब इनसोल्यूबल साल्ट बना है तो ये इसके क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि ये पानी में नहीं, सोल्यूशन में नहीं घुलता, बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। Here in this reaction the white precipitate of BaSO4 is formed। इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे कौन से कलर के बनेंगे, व्हाइट कलर के बनेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है द इंटरेक्शन ऑफ एन एसिड विद द बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। मतलब कि एसिड और बेस मिलके जो रिएक्शन करते हैं उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अब कई बार होता है कि एसिडिटी बन जाती है तो कहते हैं इनो ले लो, तो जो इनो है वो बेस है। अगर ज़्यादा एसिडिटी बन जाए हमारी बॉडी में, स्टमक में, तो हम इनो लेते हैं और इनो क्या होता है, एक बेस होता है, वो एसिड को कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो क्या होता है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, एक तो साल्ट बनता है, दूसरा क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ऐसे भी लिख के आ सकता है कि अगर एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर दे रहे हैं तो इस रिएक्शन का नाम बताओ, कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोजन एंड रस्टिंग। कुछ बच्चे क्रोजन और रस्टिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्रोजन और रस्टिंग सेम चीज़ है तो सेम चीज़, पर एक फर्क भी है। क्रोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का खराब होना, खुरना, किसी भी मेटल का खुरना या खराब होना या गलना, ठीक है, उस पर कोई ना कोई डल परत का चढ़ना, तो उसको बोलते हैं क्रोजन। इट इज अ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। मतलब किसी भी मेटल की सरफेस पर एयर और मॉइस्चर अगर मिलकर एक्शन करते हैं तो वो खुरने लगती है, खराब होने लगती है, गलने लगती है। जैसे कॉपर है, कॉपर की वायर्स होती हैं तो वो ग्रीन कलर की होने लग जाती हैं, ठीक है। जो लोहा है वो ब्राउन ब्राउन होने लग जाता है, रस्ट लग जाती है। तो जो रस्टिंग है वो एक स्पेशल केस है क्रोजन का, और ये सिर्फ आयरन पर होती है। रस्टिंग सिर्फ आयरन की होती है, क्रोजन सभी मेटल्स का खराब होना होता है। बस ये फर्क है कि क्रोजन तो होता है सभी मेटल्स का खराब होना, रस्टिंग स्पेशल किसकी क्रोजन है, आयरन की क्रोजन है, ठीक है। बस ये फर्क है इन दोनों में। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, अब जैसे कई बार होता है कि जो हमारा ऑयली फूड होता है खराब हो जाता है कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद। वो खराब क्यों होता है, जल्दी खराब हो जाता है, ऑयली फूड बाकी फूड से ज़्यादा जल्दी खराब होता है, ऐसा क्यों होता है। When fats and oils or food containing oils and fats are exposed to air or oxygen, they get oxidized, due to which their smells and color change। कई बार फंगस लग जाती है किसी चीज़ को, है ना, तो कहते हैं या तो फैट्स या ऑयल या फिर ऐसा फूड जिसमें ऑयल और फैट हो, अगर उनको एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें से स्मेल आने लग जाती है या फिर उनका कलर चेंज हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब हम कई, आपको पता है आजकल तो कंटेनर्स आते हैं एयर टाइट कंटेनर। वो एयर टाइट कंटेनर्स क्यों आते हैं, ताकि वो जो मटेरियल हमने रखा है अंदर, सामान रखा है खाने पीने का, वो एयर के कॉन्टैक्ट में कम से कम आए और वो ज़्यादा टाइम तक हमारा सामान चल जाता है। अब जैसे नॉर्मल देखें बिस्किट वगैरह होते हैं, है ना, अगर हम सिंपल या बाहर रखें तो वो ख़राब हो जाते हैं, है ना, कहते हैं सिलाब आ गई उसमें, ख़राब से हो जाते हैं, तो वो रेंसिडिटी हो जाती है उनमें, ठीक है। इसीलिए एयर टाइट आजकल कंटेनर आते हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम चल जाएं। और जो पैकेट्स वगैरह आते हैं जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह के, या फिर कोई भी पैकेट वाला मटेरियल आता है, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, वो इतना इतना टाइम कैसे चल जाते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फ्लशिंग द कंटेनर्स विद नाइट्रोजन गैस बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू देम। उनमें नाइट्रोजन गैस और एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किया जाता है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चल सके, ठीक है। आगे कुछ मतलब टॉपिक तो ये हमारा इस चैप्टर का सभी खत्म हो गए हैं, बस कुछ क्वेश्चन टाइप्स लगा लो या कुछ पॉइंट्स लगा लो इम्पोर्टेंट। वो हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। कोई एक मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में बर्न करें, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो फ्लेम, जब वो बर्न हो रही है, आग की फ्लेम होगी,
जो फ्लेम होती है वो किस कलर की होती है? फ्लेम का कलर होता है डेजलिंग वाइट। डेजलिंग वाइट थोड़ा सा ग्रेइश सा कलर होता है, बट इसको हम वाइट सा कलर ही बोलते हैं। बनता क्या है प्रोडक्ट, कौन सा बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। सिंपल, बस मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और पाउडर फॉर्म में बनता है। ठीक है, और इसका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका कलर क्या होता है? वाइट कलर होता है। ये तीन चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती है। फ्लेम, जब वो बर्न हो रहा है मैग्नीशियम रिबन तो उसका फ्लेम कलर कौन सा होता है? डेजलिंग वाइट। प्रोडक्ट क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलर कौन सा है? वाइट पाउडर। और इस रिएक्शन क्या है इसकी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक ग्रैनुलस। जिंक ग्रैनुलस मतलब नॉर्मल जिंक के छोटे छोटे पीसेस रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या बेस जो भी है डाइल्यूट होते हैं, एक होता है कंसनट्रेटेड। इनमें फ़र्क क्या होता है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट में? डाइल्यूट में तो वाटर ऐड किया होता है, मतलब वाटर में एसिड ऐड किया होता है, बट कंसनट्रेटेड प्योर एसिड होता है, इसमें कोई वाटर नहीं ऐड होता। डाइल्यूट में हम लैब वर्क के लिए मोस्टली डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंसनट्रेटेड को यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि एसिड वैसे ही खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। सो कंसनट्रेटेड एसिड को यूज़ करना थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसलिए डाइल्यूट एसिड्स को यूज़ करते हैं। इसको डाइल्यूट किया जाता है पानी को ऐड करके। सो अब कहते हैं जिंक ग्रैनुलस को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? सो बाहर निकलती है हाइड्रोजन गैस, और इसकी रिएक्शन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है ये H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट बन जाता है, और बाहर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। गैस का बाहर निकलना, एवोल्यूशन ऑफ गैस का सिंबल ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। जब इसको टेस्ट ट्यूब में डालकर सिंपली हीट किया जाए, बॉयल किया जाए, तो क्या बनता है? एक तो हमारे पास लेड ऑक्साइड बनता है PbO। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO। लेड का सिंपल फॉर्मूला Pb होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन बनती है। अब दो गैसेस बाहर निकले, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन तो थोड़ी बहुत निकलती है बाहर। तो अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब इसको हीट किया जाता है लेड नाइट्रेट को, तो जो गैस बाहर निकलती है वो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और फ्यूम्स कौन से होते हैं? जो धुआं है, जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो जो धुआं निकलेगा वो कौन से कलर के होंगे? ब्राउन फ्यूम्स होंगे। और ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, और ब्राउन फ्यूम्स बनते किसके हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब इनके फॉर्मूले वगैरह या नाम वगैरह हैं। MgO का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। CaO का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम है क्विकलाइन। दोनों इसके नेम है। कैल्शियम ऑक्साइड तो इसके सिंबल की वजह से कहा जाता है, और इसका कॉमन नेम क्विकलाइन है। ऐसी CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम है स्लेक्टलाइन। FeSO4 फेरस सल्फेट। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन। ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। मेनली ये क्विकलाइम, स्लेक्टलाइम, लाइमस्टोन ये मेनली हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है एक, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमें एक रिएक्शन दी हुई है, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहते हैं लेड है जो गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। लेड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें कौन से करेक्ट है? ए और बी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है, ए बी सी तीनों करेक्ट है या सारे करेक्ट है? तो इसका आंसर है ए और बी, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। लेड है जो
वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल के लेड बना, तो लेड रिड्यूस हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ए और बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि पूछ सकते हैं ये किसकी एग्जाम्पल है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है, डबल डिस्प्लेसमेंट की, डिकम्पोजिशन की, डिस्प्लेसमेंट की। अब इसमें देखो Fe2O3 एक सोल्यूशन दिया हुआ है और एल्यूमिनियम है। अब इसमें Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ले ली और आयरन बाहर निकल गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। गिव सिग्निफिकेंस ऑफ एरो। अब देखो रिएक्शन में, अब ऊपर रिएक्शन लिखी थी मैंने, इस रिएक्शन में मैंने ये एरो डाला था। इस एरो का मतलब क्या है, ये एरो क्या शो करता है। सो दिस एरो शो इंडिकेट्स टू प्रोड्यूस, मतलब कि इसका मतलब है प्रोड्यूस हो रहा है। दो चीज़ें रिएक्ट करने के बाद, इसका मतलब है जैसे अब देखो रिएक्शन है, दो चीज़ें रिएक्ट करने के बाद एरो है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रिएक्ट करने के बाद ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। सो ये इंडिकेट करता है प्रोड्यूस को। आगे एक सिंबल ऐसा भी आ जाता है, या तो इस तरीके से होता है या फिर इस तरीके से, डबल एरो होता है या हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे। इसका मतलब होता है रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब दोनों साइड चल रही है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे हैं साइमल्टेनियसली, या फिर हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि दोनों साइड रिएक्शन चल रही है। और एक होता है फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, वाटर की कितने मर्जी मॉलिक्यूल हो, बस इसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए। Fe2O3.XH2O रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, सो हमारा जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और जो नया है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो फर्स्ट वीडियो इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 1 देखना चाहेंगे तो उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू।